आइकन है राहुल गांधी आजकल उनके नजर में। राहुल गांधी यूथ आइकन है, और यूथ आइकन के साथ अगर ममता दीदी का कोई कोलैबोरेशन होता है तो बहुत अच्छा होगा, इस तरह शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी में कीर्ति आजाद पहले से रहे हुए हैं, तो कीर्ति जी के लिए तो वो एक प्रकार से अपना घर ही है। उनके साथ अगर कोई भी अलायंस होता है तो कीर्ति जी भी कंफर्टेबल हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी कंफर्टेबल हैं, महुआ मोइत्रा भी कंफर्टेबल हैं। सयानी घोष कंफर्टेबल नहीं थी, चल पड़ी दूसरे रास्ते। माला रॉयस कंफर्टेबल नहीं थी, चल पड़ी दूसरे रास्ते। ये आखिरी कड़ी है जो माला राय है या सयानी घोष है, जिनका अपॉइंटमेंट ममता बनर्जी ने किया, उन्होंने भी रास्ता छोड़ दिया। लेकिन अब उस पैसे पर नजर है, उस पैसे पर कई लोगों की, एक तो कांग्रेस पार्टी की नजर, भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है कि उनके पास ये फंड है, और वो अगर नई पार्टी में आता है, नए संगठन में आता है, तो नया वाला अपना फैक्शन यूज करेगा, उनकी भी नई नजर है, नए फैक्शन की भी नजर है। और ममता बनर्जी अभी दो राहे पर है कि क्या पता वो फंड भी हमारे हाथ से चला जाएगा, तो आर्थिक नुकसान अब अगर ममता जी को होगा तो फिर उनके पास कोई स्टॉक बचेगा नहीं बार्गेन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ। फिर कांग्रेस पार्टी उन्हें जो कहेगी वही ममता दीदी को करना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक स्टॉक भी उनके पास नहीं है। तो पार्टी गई, विधायक गए, सांसद गए, और धन भी गया। अब ऐसी परिस्थिति में वो क्या कर सकती हैं? और इसका कास्केडिंग इंपैक्ट क्या हो रहा है? कर्नाटक, यहां महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र में डबल अटैक एक साथ ठाकरे के ऊपर पड़ रहा है। अभी तक यह कहा जा रहा था कि आदित्य ठाकरे के ऊपर अगर एफआईआर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे केंद्र सरकार है जो उनको बचा रही है, वहां की वर्तमान सरकार है, फडणवीस सरकार है जो उनको बचा रही है। किस मामले में? दिशा सालियान के केस के मामले में। अब उसकी आखिरी तारीख ऑलमोस्ट समझिए कि इस तारीख में एफआईआर के आदेश हो ही जाएंगे, इसलिए टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अब ठाकरे को लग रहा है कि अब शायद केंद्र सरकार ने एक प्रकार से सिग्नल दे दिया है मुंबई पुलिस को कि भैया तुम जो एफिडेविट दे रहे हो उसमें परिवर्तन कर लो, और तुमको जो एफिडेविट, ताकि तुम्हारी हंसाई नहीं हो, क्योंकि कोर्ट को अंततः आदेश देना ही है, तो तुम फंसोगे। तो हो सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने क्लीन चिट दे दिया हो मुंबई पुलिस को कि भाई अपने को बचाते हुए रास्ता निकालो, हम तुम्हारा बचाव नहीं कर पाएंगे। अब जिस चीज की आवश्यकता थी केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, वो स्वतः पूर्ण हो रही है, पार्टी उनकी टूट रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, वो पार्टी टूट जरूर रही है लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ जा रही है, और एकनाथ शिंदे मजबूत हो रहे हैं। फडणवीस की हमेशा ये कोशिश रहती है, इसलिए वो ये काम कर भी रहे थे। पॉलिटिकल गैलरी में लगातार ये चर्चा हो रही है कि आखिर आदित्य ठाकरे को बचाया क्यों जा रहा है। तो उसका एक कारण पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि उनको एकनाथ शिंदे को बैलेंस करना होता है कि देखो जी आप ऐसा कर रहे हो ना, हम इनको ले सकते हैं अंदर। तो एकनाथ शिंदे ने नहले पर दहला चल दिया, और उन्होंने कहा कि आप अगर हमसे खेल खेलेंगे तो हम भी खिलाड़ी हो गए हैं, और उनको मोदी का समर्थन प्राप्त है। मोदी का समर्थन प्राप्त है, अमित शाह का समर्थन प्राप्त है, इसलिए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में कमजोर नहीं है। और फडणवीस अगर इस कीमत पर कि हम चलो एकनाथ शिंदे को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को अपनी तरफ सटा करके रखें, उनके खिलाफ कार्रवाई ना होने दें, ये काम करेगा नहीं। और वो खेल एकनाथ शिंदे ने खराब कर दिया है। एकनाथ शिंदे अब इतनी दूर निकल गए हैं आदित्य ठाकरे के साथ और उद्धव ठाकरे के साथ, जहां से रिकॉन्सिलेशन होना मुश्किल है, नामुमकिन है। उनकी कोई दोस्ती नहीं हो सकती, उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हो सकती, ये बात तय मान के चलिए। क्योंकि एकनाथ शिंदे ही वो शख्स है जिन्होंने उद्धव ठाकरे को तबाह कर दिया। बाला साहब ठाकरे की पूरी राजनीति ध्वस्त कर दी, और बाला साहब ठाकरे की असली वारिस एकनाथ शिंदे हो गए। तो अगर देवेंद्र फडणवीस अब तक ये चाल चल रहे थे कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को ये फिलर दे करके कि एकनाथ शिंदे को बैलेंस करने के लिए हमको आपका साथ लेना पड़ सकता है, आप चिंता मत कीजिए, बदले में हम आपके बेटे को बचा रहे हैं, अगर ऐसी चाल होगी तो अब वो चाल खत्म कर दिया एकनाथ शिंदे ने। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 22 जून की तारीख पड़ी है, उसकी टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है।
कल ही मैंने आपको बताया था कि कैसे चीफ जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट सुनवाई कर रहे थे, लेकिन उनका एलिवेशन हो गया सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सुनवाई फिर कुछ दिन के लिए अटक गई थी और वैकेशन भी चल रहा था। वैकेशन जैसे ही खत्म हुआ, 22 जून को तारीख लग गई और मोस्ट प्रोबेबली उस तारीख में एफआईआर के आदेश होंगे, और अगर एफआईआर के आदेश होंगे तो जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जांच प्रक्रिया बढ़ते ही उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी संभव ही संभव है, उनको गिरफ्तार ही करेगी पुलिस। तो हर तरफ से आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे घिरते जा रहे हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे ने पश्चिम बंगाल दोहरा दिया महाराष्ट्र में, इसके पहले भी दोहराया था। एकनाथ शिंदे ही सिंबल बने पश्चिम बंगाल में ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के लिए और काकोली घोष दस्तीदार के लिए। एकनाथ शिंदे ही रोल मॉडल थे कि जब एकनाथ शिंदे बाहर आ सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं और सिंबल ले सकते हैं, तो काकोली घोष दस्तीदार और ऋतुव्रत बनर्जी क्यों नहीं कर सकते? अजित पवार जब कर सकते हैं तो ऋतुव्रत बनर्जी क्यों नहीं कर सकते? काकोली घोष क्यों नहीं कर सकती? अब तीसरी कहानी यह हो गई है कि कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि या तो मुझे रखो या अभिषेक बनर्जी को रखो। वो अलग कहानी, पेच फंस गया है। तो कल्याण भी साथ छोड़ेंगे क्योंकि ममता अभिषेक को नहीं छोड़ सकती। और जब कांग्रेस में ही जाना है तो तुम्हारा क्या लेना देना, जो रहना है रहो, जाना है जाओ। अगर हमारे अंदर ये चल रहा है कि अब छोड़ दो अब ये झंझट को, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, राज्यसभा की सीट मिल जाएगी और उपाध्यक्ष बन जाएंगे, तुम्हें राष्ट्रीय महासचिव बना देगा और उसके बाद कहीं ना कहीं से कोई सीट मिल जाएगी, अपना जिंदगी आराम से काटना। जेल तो नहीं जाओगे, लेकिन जेल तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि कानून तो अपना काम करेगा। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। ठाकरे परेशान हैं, ममता जी ऊहापोह में हैं, शरद पवार ऊहापोह में हैं और अभिषेक बनर्जी के लिए जेल के दरवाजे अब नजदीक आते जा रहे हैं। परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। सभी पर हमारी नजर है और हम आपको डिटेल बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।